Hello learners, welcome to the OG classes and I'm back with another video on syllabus guide for CTET paper 2। इससे पहले मैंने अभी 3 दिन पहले ही सीटेट पेपर 1 का पूरा कंप्लीट गाइड डाला है और अब ये हमारा सीटेट पेपर 2 का कंप्लीट सिलेबस गाइड रहने वाला है। इसमें मैं आपके साथ जितने भी हमारा जो भी सेक्शंस होते हैं उसमें हमसे क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या टॉपिक्स रहते हैं, उसकी कंप्लीट डिस्कशन करने वाली हूँ। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है क्योंकि मेन पार्ट हमारा जब हम पेपर कोई भी देने जाते हैं तो उसका सिलेबस जो है हमें पता होना चाहिए। तो हम सिलेबस को एकदम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो और आप अपने पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर पाओ। ठीक है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा सीटेट का जो पेपर 2 होता है इसमें मेन हमारे 4 पार्ट रहते हैं। पहला पार्ट हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का रहता है जो कि 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन हमारे रहते हैं। दूसरा पार्ट हमारा रहता है मैथ्स एंड साइंस का, ये कंबाइंड पार्ट होता है। पेपर 1 की तरह अलग अलग पार्ट नहीं होता मैथ्स और ईवीएस, ये कंबाइंड पार्ट रहता है और ये 60 नंबर का होता है जिसमें 30 मार्क्स की हमारी मैथ्स आती है और 30 मार्क्स की साइंस आती है। इसमें हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम मैथ्स और साइंस का पेपर दे सकते हैं या हम सोशल स्टडीज का पेपर दे सकते हैं। सोशल स्टडीज का जो पेपर है वो कम्प्लीटली 60 मार्क्स का रहता है और मैथ्स और साइंस वाला जो पार्ट है वो भी कम्प्लीटली 60 मार्क्स का रहता है। तो इन दोनों 60 पार्ट्स में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं, या तो मैथ्स एंड साइंस चूज कर सकते हैं या सोशल साइंस चूज कर सकते हैं। आपने जो अपना टीचिंग लर्निंग के दौरान जो भी आपने पढ़ा है, मतलब जो आपने अपनी ट्रेनिंग के दौरान जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़े, आप उस हिसाब से अपना सब्जेक्ट यहाँ पे चूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। फिर हमारा सेम वही लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 हमारा रहता है। जो भी आपको लैंग्वेज चूज करनी है 30 मार्क्स ईच का हमारा दोनों पार्ट रहता है लैंग्वेज का। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी नई से नई वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके और हमारी सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल सके। वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं ताकि उनको भी ये सिलेबस गाइड जो है वो हेल्प कर सके। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो पहला सेक्शन है वो रहता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, जिसमें 30 क्वेश्चंस आते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं। 3 मेन टॉपिक्स होते हैं जिसके अंदर सब टॉपिक्स होते हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ अ प्राइमरी स्कूल चाइल्ड, 15 क्वेश्चन इसके अराउंड बनते हैं, इसमें से 15 क्वेश्चन आते हैं। इसके सब टॉपिक्स अभी हम आगे देखेंगे तो हमें पता चलेगा किस तरीके के इसमें टॉपिक्स जो है वो पूछे जाते हैं। फिर इंक्लूसिव एजुकेशन हमारा 5 नंबर का, 5 क्वेश्चन समझ लो, 5 क्वेश्चन आते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन पे बेस्ड, या स्पेशल नीड्स को हम कैसे केटर करेंगे क्लासरूम पे, इस पे बेस्ड 5 पेडागोजिकल क्वेश्चंस आते हैं। लर्निंग एंड पेडागोजी पे 10 क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं कि लर्निंग हमारी किस तरह से फॉर्म करती है, लर्निंग एंड पेडागोजी में क्या क्या डिसेबिलिटीज हो सकती हैं उनके बारे में पूछते हैं। तो 10 क्वेश्चन हिस्ट्री पे बेस्ड होते हैं। टोटल 30 क्वेश्चन ऐसे फॉर्म होते हैं हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के सेक्शन के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है लैंग्वेज का कॉर्नर। लैंग्वेज का जो सेक्शन है इसमें आप पहली लैंग्वेज चाहे हिंदी चूज करिए, चाहे हिंदी, चाहे इंग्लिश, चाहे हिंदी या कोई और लैंग्वेज, जो भी आप लैंग्वेज चूज करेंगे वो 30 मार्क्स का हमारा रहने वाला है सेक्शन और 30 ही क्वेश्चन होते हैं। 15 मार्क्स का आपका कॉम्प्रीहेंशन होता है जिसमें आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 कॉम्प्रीहेंशन होंगे आपके पास, 7 या 8 मार्क्स के, 10 या 5 मार्क्स के, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं वो। तो हमारे जो 2 कॉम्प्रीहेंशन पार्ट होते हैं इसमें आपको कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं और थोड़ा ग्रामेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, जैसे सिनोनियम एंटोनियम्स, इन सब से रिलेटेड जो हमारी जितनी भी ग्रामेटिकल फॉर्म्स है वो आपसे कॉम्प्रीहेंशन के फॉर्म में ही उन्हीं की क्वेश्चंस में से निकाल के पूछी जाती है। 15 नंबर का हमारा पेडागोजी का पार्ट रहता है, बोथ में, जो भी इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, या जो भी आप अदर लैंग्वेज चूज करते हैं उसमें भी। ठीक है, तो सेम फॉर द लैंग्वेज टू, 30 मार्क्स फॉर 30 क्वेश्चन। फिर हमारा आता है मैथ्स और साइंस का, या फिर सोशल साइंस और सोशल स्टडीज का, हमको जो भी चूज करना है वो वाला पार्ट। अगर आप मैथ्स और साइंस चूज करते हैं तो आपका 60 नंबर का ये पार्ट रहने वाला है। इसमें आपको 20 नंबर का मैथ्स का कंटेंट मिल जाएगा और 10 नंबर का उसका पेडागोजिकल इश्यूज के ऊपर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यानी 30 नंबर का मैथ्स का पार्ट रहेगा और 30 नंबर का साइंस का पार्ट रहेगा। दोनों ही कंपलसरी होते हैं इस मैथ्स और साइंस पार्ट में कि आपको मैथ्स भी अटेम्प्ट करनी है और साइंस भी अटेम्प्ट करनी है, आपने अगर मैथ्स एंड साइंस चूज किया है फॉर योर पेपर 2। ऐसे ही साइंस में 20 नंबर का कंटेंट पार्ट रहता है और 10 नंबर का हमारा पेडागोजिकल पार्ट रहता है। अगर आप मैथ्स और साइंस ना चूज करके अगर आप सोशल स्टडीज चूज करते हैं, सोशल साइंस चूज करते हैं, तो इसमें आपका 60 नंबर का ये
पेपर रहने वाला है। 60 नंबर आपके टोटल इस सेक्शन के होंगे और 60 ही क्वेश्चन आपको इसमें अटेम्प्ट करने होंगे, 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे 60 मार्क्स के लिए, जिसमें से 40 नंबर का आपका कंटेंट रहेगा, जिसमें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी आपसे ये पूछी जाएगी 40 नंबर की, और बाकी के 20 नंबर आपके पेडागोजिकल इश्यूज से रिलेट होंगे, यानी आपको पेडागोजिकल इश्यूज बताने होंगे कि साइंस को पढ़ाते वक्त कैसी, सोशल साइंस को पढ़ाते वक्त कैसी दिक्कतें आती हैं, क्या क्या टीचिंग लर्निंग मटेरियल हम यूज करते हैं हिस्ट्री को पढ़ाने के लिए, तो ये आपको बताना होगा। तो टोटल कंप्लीट 60 मार्क्स के पार्ट होते हैं, जिसमें से आपको कोई एक पार्ट चूज करना होता है। अपनी प्रीवियस जो भी आपने अपनी लर्निंग के दौरान जो भी आपने पढ़ा होता है अपनी टीचर लर्निंग के दौरान, तो उसमें से आपको कोई एक पार्ट चूज करना होता है। चलो अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या सब टॉपिक्स रहते हैं उनके अंदर, कि क्या क्या हमारे से पूछा जाता है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन आते हैं। ये मैंने पेपर 1 में भी डिस्कस किया है, बिल्कुल सेम रहता है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। थोड़े से क्वेश्चन जो है वो थोड़ा हायर लेवल पूछ लेते हैं, कि जैसे अगर अभी तक पियाजे और वाइगोत्स्की की थ्योरी में वो लोअर लेवल पे थे, यानी जैसे सेंसरी मोटर के बारे में पूछ रहे थे, और कंक्रीट ऑपरेशनल प्री ऑपरेशनल स्टेज के बारे में पूछ रहे थे, अब कंक्रीट ऑपरेशनल फॉर्मर ऑपरेशनल स्टेज के बारे में क्वेश्चन पूछ लेंगे। ऐसे ही कॉलबर्ग की थ्योरी में भी पहले जो यंगर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पूछा था, वो ओल्डर स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन पूछ लेंगे, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज हो जाता है। बाकी जो टॉपिक्स हैं वो बिल्कुल सेम रहते हैं, जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट, उसका रिलेशन क्या है लर्निंग के साथ, पियाजे वाइगोट्स्की और कोलबर्ग की थ्योरी के साथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्या रिलेशन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या इन्फ्लुएंस रहता है हमारा बच्चों की डेवलपमेंट पे, तो ये मोस्टली आज क्वेश्चन है जो पूछा ही जाता है। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट पे आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल ही जाएगा। नेचर वर्सेस नर्चर की जो अप्रोच है वो उस पे हम क्वेश्चन फॉर्म कर देते हैं कई बार। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पे आपको पेपर 2 में क्वेश्चन देखने के लिए मिल ही जाएगा, जरूर मिल सकता है इस पे क्वेश्चन। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पे ये पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है, या कोई आपको डेफिनेशन देके उससे पूछ लेंगे कि ये कौन सा प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का जो इसको डिफाइन करता है, कि वो कॉन्टिन्यूअस दिखा रहा है, ग्रेजुअल दिखा रहा है। तो यानी यहाँ पे मेंशन भी कर रखे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट कौन कौन से होते हैं, कि जो डेवलपमेंट है वो कॉन्टिन्यूअस रहती है, डेवलपमेंट जो है वो ग्रेजुअल है, डेवलपमेंट सीक्वेंशियल होती है, एक सीक्वेंस से चलती है, डेवलपमेंट में यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है कोई, वो अपने हिसाब से बढ़ती है, और जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ठीक है, किसी में बहुत जल्दी डेवलपमेंट होती है, किसी में थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट जो है वो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ बढ़ती है, और डेवलपमेंट जो है वो प्रिडिक्टेबल होती है, यानी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि डेवलपमेंट कैसे होगी, किस फॉर्म में होगी, पहले हमारी क्या बॉडी पार्ट डेवलप होंगे, फिर क्या बॉडी पार्ट डेवलप होंगे। डायरेक्शंस ऑफ डेवलपमेंट पे आपको 100% क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा, किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको बस याद रखना है कि डेवलपमेंट की जो डायरेक्शन है वो दो तरीके से होती है, एक हेड टू टो होती है जिसको हम स्फेलो क्वाड्रल डेवलपमेंट कहते हैं, और एक होती है सेंटर ऑफ द बॉडी टू द एंड ऑफ द बॉडी। ठीक है, कि पहले रीढ़ की हड्डी डेवलप होगी, उसके बाद हाथ पैरों में मजबूती है। ठीक, यानी पहले सेंटर पार्ट जो हमारा बॉडी का है, हमारी रीढ़ की हड्डी, वहां से डेवलपमेंट शुरू होती होती हमारी बाकी के बॉडी पार्ट्स को वो मजबूत करने लगेगी। तो प्रॉक्सिमो डिस्टल उस डायरेक्शन को कहते हैं, जब सेंटर ऑफ द बॉडी से एंड पार्ट्स की तरफ हमारी डेवलपमेंट बढ़ती है उसको प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं, और हेड टू टो बढ़ती है तो उसको स्पेलो क्वाड्रल डेवलपमेंट कहते हैं। दो डायरेक्शन में हमारी वो डेवलपमेंट जो है वो फॉर्म अप करती है, वो एक तरह से बढ़ती चली जाती है डेवलपमेंट। तो आप इस चीज पे थोड़ा फोकस ज्यादा कर सकते हैं, पूछा जाता है इस पे क्वेश्चन 100%। सोशलाइजेशन प्रोसेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, कि हमारा आसपास का सराउंडिंग जो हमारे एजेंट्स हैं सोशलाइजेशन के, उनके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, और जैसे हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी एजेंट्स कौन कौन से हैं सोशलाइजेशन के, इस चीज पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सोशल वर्ल्ड से रिलेटेड, बच्चे के सराउंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पेडागोजी के उसको पेडागोजी से लिंक करके ये सोशलाइजेशन के क्वेश्चन बनते हैं। ब्रॉनसन बर्नर का जो इकोलॉजिकल मॉडल है उस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको उसकी वो जो 4 स्टेजेस है, माइक्रो, मैक्रो और मीसो सिस्टम, इन सब सिस्टम्स के बारे में, चारों सिस्टम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब हमारा आता है कि पियाजे, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग, इनकी थ्योरीज तो आपको रटी हुई होनी चाहिए, प्लस एरिक्सन की थ्योरी हो गई हमारी। इन सब थ्योरीज को आपको अच्छी तरह एक बार देख लेना है, इनकी थ्योरीज को मत छोड़ के जाना किसी भी हालत में, और इनकी जो कंस्ट्रक्ट और क्रिटिकल पर्सपेक्टिव है, यानी इनके बारे में किन्हीं लोगों ने जो इनकी थ्योरीज को क्रिटिकली क्या बोला है उसके बारे में पढ़ के चले जाना। पूछ लेते हैं कि
इनमें से ऐसी कौन सी क्रिटिकल बात है जो कॉलबर्ग की थ्योरी के बारे में नहीं पूछी गई है। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो अगर आपको पता ही नहीं होगा कि कौन सी क्रिटिकल बात है कॉलबर्ग की थ्योरी या पियाजे की थ्योरी के बारे में बोली गई है, तो आप उसको चूज कैसे करोगे? तो आपको इनकी क्रिटिकल पर्सपेक्टिव भी पता होनी चाहिए। और कैरल गिलिगन की थ्योरी है, उस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पियाजे की थ्योरी हो गई, उसके व्यूज क्या क्या है मोरल डेवलपमेंट पे। ऐसी ही लॉरेन बर्ग्स की, लॉरेन कॉलबर्ग की जो थ्योरी है उसको आप अच्छी तरह कर लो। उसने जो भी मोरल डेवलपमेंट के बारे में बोला है, ठीक है, उसके बारे में आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। वाइगॉट्स्की की थ्योरी में जो मेन चीजें हैं वो है उसका जेडपीडी, स्काफोल्डिंग, और उसकी सोशियो कल्चर लर्निंग थ्योरी जो है आप उसको अच्छी तरह कर लो। जेडपीडी को अच्छी तरह कर लो, जेडपीडी पे क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है, स्काफोल्डिंग पे भी क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। अब सेट्स की बात होती है, कौन से सेट में क्या क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि अब तो पेपर जो है वो रिटर्न फॉर्म में, यानी हमारा ओएमआर शीट बेस्ड पेपर होता है, तो उसमें सेट्स आते हैं, 4 से 5 सेट रहते हैं हमारे। तो अब पता नहीं किस सेट में क्या आ जाए, तो इसलिए अपना अपने जो टॉपिक्स हैं, आप उन टॉपिक्स में से कुछ भी मत छोड़ो। ये मैंने ओवरऑल पूरा कंप्लीट पैकेज दिया आपको कि आपको एक एक कोई भी टॉपिक आपका मिस नहीं होगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो और आप अपनी प्रिपरेशन एकदम 100% कर सको। तीनों की जो थ्योरी है, पियाजे, वाइगॉट्स्की, कोलबर्ग, इन तीनों की थ्योरी में आपको कंपैरिजन पता होना चाहिए, डिफरेंस पता होना चाहिए कि इन्होंने किसके बारे में क्या कहा है। जैसे पियाजे और वाइगॉट्स्की ने लैंग्वेज एंड थॉट्स के बारे में क्या कहा है, इन दोनों का क्या पर्सपेक्टिव है लैंग्वेज एंड थॉट्स को लेकर। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। माइंड की फॉर्मेशन कैसे होती है, सोशल फॉर्मेशन ऑफ माइंड, इसमें हमारे थ्योरिस्ट ने क्या कहा, आपको ये पता होना चाहिए। कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर साल आपको इस पे एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल ही जाएगा। प्रोग्रेसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, इस पे क्वेश्चन देखने के लिए मिल ही जाता है। चाइल्ड सेंटर्ड से रिलेटेड पेडागोजिकल क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फिर हमारा टॉपिक रहता है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ये 3 इंटेलिजेंस के जो हमारे थ्योरी है, सबसे पहली हॉवर्ड गार्डनर्स की थ्योरी, जो कि मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैंने हर पेपर में देखा ही है कि हॉवर्ड गार्डनर्स की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी से क्वेश्चन आ रहा है, चाहे वो आपका सीडीपी के पार्ट में आए, चाहे वो आपका मैथ्स के पार्ट में आए, चाहे हमारा सोशल साइंस के पार्ट में आए। पर ये पेडागोजिकल पार्ट का मेन सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। और उसके बाद आपको स्टैनफोर्ड बिनेट का इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए, और वेल्शियर के अडल्ट इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस स्केल के बारे में पता होना चाहिए। तो ये नाम पूछ लेते हैं कि किसने इंटेलिजेंस टेस्ट दिया था, किसने अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल को डिफाइन किया था। तो आपको इनके नाम भी पता होना चाहिए और इनकी जो थ्योरीज है उनके पीछे की पूरे स्टोरी जो है वो पता होनी चाहिए। हॉवर्ड गार्डनर्स की जो मेन है 8 टाइप्स ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर साल देखने के लिए मिल जाएगा। तो इन्होंने 8 टाइप्स ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस दी थी, ठीक है, जिसको हम एमआईवी कहते हैं। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस में सबसे पहली है हमारी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, यानी नेचर से अगर हम बच्चा कुछ सीख पा रहा है तो वो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में काउंट होता है, कि वो अपने नेचर, अपने सराउंडिंग से कुछ सीख पा रहा है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, यानी एज द नेम सजेस्ट कि म्यूजिक से रिलेटेड वो चीजें सीख पा रहा है, म्यूजिक को समझ पा रहा है और उससे चीजें इन्वेंट कर पा रहा है, सीख पा रहा है। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, मैथमेटिक्स को वो लॉजिकली देख पा रहा है, लॉजिकल रीजनिंग वो समझ पा रहा है, ठीक है। बॉडीली काइनेस्थेटिक, हमारी बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में हमारा ये आता है कि बच्चा अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपनी बॉडी को मूव करके वो चीजों को सीख पा रहा है, समझ पा रहा है। कि बच्चा डांस फॉर्म्स को सीख पा रहा है, तो सीख रहा है ना कुछ चीज। तो यहाँ पे बच्चे के पास जो है वो बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है, यानी वो अपनी बॉडी को यूज कर सकता है किसी चीज को सीखने में। डांस सीख रहा है, योगा सीख रहा है, या कुछ भी फिजिकल एक्टिविटीज में अगर वो इन्वॉल्व है, तो वो बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस हमारी हो जाएगी। उसके बाद वर्बल लिंग्विस्टिक, यानी कुछ भी बोलने वाली जो भी हमारी इंटेलिजेंस है, बच्चा बोल पा रहा है, स्पीच दे पा रहा है, क्लास में कोई डिबेट हो रही है उसमें पार्ट ले रहा है, तो बच्चे के पास वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है। विजुअल स्पाटियल, एज द नेम सजेस्ट, कि बच्चा चीजों को देख पा रहा है, 2D और 3D चीजों में फर्क कर पा रहा है, और जैसे शेप्स को देख के पहचान सकता है कि इसमें कितनी साइड्स हैं, चीज को देख के बता सकता है कि इसमें हम एरिया निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे, और चीजों को विजुअलाइज कर सकता है कि अच्छा इसका टॉप पार्ट क्या होगा। जब विजुअलाइजेशन के क्वेश्चंस में ऐसा पूछ लिया जाता है, अगर हम मैथमेटिक्स वाला पार्ट देखोगे तो पेपर 1 में भी जो मैथ्स का पार्ट होता है उसका जो पेडिगोजिकल इश्यूज होते हैं उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार विजुअल स्पाटियल से रिलेटेड, कि बच्चा जो है एक शेप को देख के उसका टॉप पार्ट, फ्रंट पार्ट, ये सब बता सकता है कि टॉप से कैसे दिखेगा, फ्रंट से कैसे दिखेगा, बैक से कैसे दिखेगा। तो यहाँ पे
बच्चा जो है अपनी विजुअल स्पैटियल इंटेलिजेंस का उपयोग करता है। इंटरपर्सनल हो गया, एक दूसरे को समझ पाना, जैसे हम कहते हैं कि इंटर स्टेट हमारा कंपटीशन हो रहा है, इंटर स्कूल कंपटीशन हो रहा है, तो दो स्कूल के बीच में, तो वो दो बंदों को जब समझ पाए। इंट्रापर्सनल, अपने आप को समझ पाना, बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है दूसरों के आगे, अपनी बात को दूसरों के आगे रख सकता है, वो इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल यानी एक दूसरे से बात करके एक दूसरे की बातों को वो समझ पा रहा है। तो इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। पर्टिकुलर इंटेलिजेंस पे भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, या पूछा भी जा सकता है कि बच्चे के पास कौन सी इंटेलिजेंस है कि वो ये काम कर पा रहा है। ऐसे ही स्टैनफोर्ड बिनेट का जो इंटेलिजेंस टेस्ट है और वेल्शियर एडल्ट ने जो इंटेलिजेंस स्केल दिया था, इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ये तीनों को अच्छी तरह देख सकते हैं इंटेलिजेंस वाले पार्ट में। उसके बाद हमारा आता है लैंग्वेज एंड थॉट। अभी मैंने जैसे यहाँ पे भी बताया था आगे कि पियाजे और वाइगोत्स्की में कैसे कंपैरिजन हम देखें, तो हम लैंग्वेज एंड थॉट के बेसिस पे पियाजे और वाइगोत्स्की में हम डिफरेंस देख सकते हैं कि पियाजे और वाइगोत्स्की के क्या पर्सपेक्टिव रहे हैं हमारे लैंग्वेज एंड थॉट्स को लेके। पियाजे ने क्या कहा है और वाइगोत्स्की ने क्या कहा है कि लैंग्वेज पहले आती है फिर थॉट्स बनते हैं, या पहले थॉट्स आते हैं बच्चे के फिर उसकी लैंग्वेज जो है वो डेवलप होती है। तो इस चीज को आपको देखना है। लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होती है, क्या सीक्वेंस रहता है लैंग्वेज का, कि पहले बच्चा बैबल करना सीखता है, फिर कुछ कुछ वर्ड्स अपने मुंह से निकालता है, फिर कुछ दो वर्ड्स तीन वर्ड्स ऐसे करके, तो सीक्वेंस रहता है हमारा लैंग्वेज का फॉर्मेशन का। उसके बाद लैंग्वेज को एक्वायर कैसे करता है, लैंग्वेज एक्विजिशन में क्या क्या हमारे रोल्स रहते हैं, कैसे बच्चा लैंग्वेज को एक्वायर करता है अपने सराउंडिंग से। जब वो अपने सराउंडिंग से सुनता है लैंग्वेज को अपने मम्मी के मुंह से पापा के मुंह से, तो धीरे धीरे वो लैंग्वेज को एक्वायर करने लगता है। लैंग्वेज के क्या क्या फंक्शंस हैं उनको आपको देखना है। लैंग्वेज एंड थिंकिंग आपस में कैसे रिलेटेड है, यानी लैंग्वेज एंड थॉट्स आपस में कैसे रिलेटेड है। कल्चर और लैंग्वेज का क्या ताल्लुक है, कल्चर और लैंग्वेज आपस में कैसे रिलेट करते हैं, कि अगर कई स्टोरीज भी हैं इस पे कि बच्चा किसी और कल्चर से है और उसको पाला किसी और कल्चर में गया है, तो वो जिस कल्चर में पाला गया है उस कल्चर की लैंग्वेज को वो अपना लेगा, क्योंकि उसने बचपन से ही वो सुनी होगी। चाहे उससे कुछ मतलब नहीं है कि वो पैदा कहाँ पे हुआ है, किस स्टेट में, किस कंट्री में वो पैदा हुआ है, पर जहाँ पे उसको पाला बड़ा जाएगा, जहाँ की वो लैंग्वेज सुनेगा, जिस सराउंडिंग में वो रहेगा, उसी सराउंडिंग की वो लैंग्वेज और उसी सराउंडिंग के कल्चर को वो अडेप्ट कर लेगा। उसके बाद जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर से रिलेटेड भी कई बार हमारे क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। आपको श्योरली जेंडर पे क्वेश्चन मिल जाएगा, जेंडर स्टीरियोटाइप्स पे, जेंडर रोल्स पे, या एजुकेशनल प्रैक्टिसेस में कैसे जेंडर स्टीरियोटाइप्स और जेंडर रोल्स को देखा जाता है, इस पे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या रहते हैं कि लर्नर्स के अमंग, जैसे कई बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उनका जो आईक्यू लेवल है बहुत तेज होता है, जल्दी से चीजों को कैच कर लेते हैं। बट कई बच्चे जो होते हैं वो जल्दी से चीजों को कैच नहीं कर पाते हैं, वो नहीं लर्निंग में इतने तेज होते हैं, उनको थोड़ा टाइम लगता है। तो कैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो हमारे लर्निंग में एक बैरियर बन जाते हैं बच्चों के लिए, और कैसे जो टीचर्स हैं इस डाइवर्सिटी को समझ सकती है कि बच्चे के जो लर्निंग डिफरेंसेस हैं, टीचर इनको कैसे हैंडल आउट कर रही है क्लास में, टीचर कैसे डाइवर्सिटी को अपनी क्लास में इंक्लूड कर रही है, कैसे इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ टीचर बढ़ रही है, कि कोई बच्चा दूसरी लैंग्वेज से है, दूसरी कास्ट का है, या जेंडर को टीचर कैसे अपनी क्लास में इंक्लूड कर रही है, या टीचर जेंडर बायस जो होती है क्लास में, या टीचर को कैसा रहना चाहिए जेंडर के प्रति। ठीक है, कई टीचर्स अपने मन में जेंडर स्टीरियोटाइप्स तो नहीं बना रही है। कम्युनिटी, अगर बच्चा किसी और कम्युनिटी का है तो हम क्लासरूम में उसको कैसे इंक्लूड कर रहे हैं, बच्चा किसी और रिलीजन से है तो क्या हम क्लासरूम में उस डाइवर्सिटी को इंजॉय कर रहे हैं, क्या हम क्लासरूम में उस डाइवर्सिटी को फुलफिल कर पा रहे हैं, इस चीज से भी क्वेश्चन जो है फॉर्म होते हैं। मेन रहता है फिर अगला पार्ट है हमारा असेसमेंट का। असेसमेंट पे भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए 100% मिल सकता है, एक क्वेश्चन तो पक्का बन ही जाता है असेसमेंट पे। फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट पे कई बार टूल्स पूछ लेते हैं, असेसमेंट के टूल्स के बारे में पूछा जा सकता है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट में हम क्या क्या टूल्स यूज कर सकते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट को बेटर बनाने के लिए हम क्या क्या टूल्स यूज कर सकते हैं। असेसमेंट में डिफरेंस है कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट टू असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पे हमारे जो तीन तरीके के असेसमेंट है लर्निंग के रिलेटेड, उसमें हम डिफरेंशिएशन पूछा जा सकता है कि ये किस किस चीजों के लिए होते हैं, हम फॉर लर्निंग क्यों करते हैं, ऑफ लर्निंग कब करते हैं, और स्कूल बेस्ड असेसमेंट कैसा रहता है हमारा, सीसी का जो एक पैटर्न रहा
उसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि सीसी का पैटर्न क्यों किस लिए हुआ था, और सीसी जो है वो टर्म एंड के लिए होता है या ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस है। तो सीसी जो था वो ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस है, इसका नाम भी है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी टीचिंग लर्निंग के दौरान हम जो इवैल्यूएशन कर रहे थे वो हमारा सीसी माना जाता है। ये एक फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है कि बच्चा जो सीखता जाए उसको उस बेसिस पे असेस करते रहो, उसकी उन चीजों का इवैल्यूएशन करते रहो कि ताकि पता चलता रहे कि बच्चा कितना कवर अप कर पा रहा है, या टीचर को कहीं बदलाव लाने की जरूरत तो नहीं है कि अगर टीचर को लग रहा है कि अच्छा बच्चा नहीं कर पा रहा, टीचर को कहीं बदलाव लाने की जरूरत तो नहीं है इन सब चीजों में। तो सीसी का क्या पर्सपेक्टिव था, क्या प्रैक्टिसेस थी, किस तरह से उसको यूज किया गया था स्कूलों में, और असेसिंग द रेडीनेस लेवल ऑफ लर्नर्स कि बच्चा पढ़ने के सक्षम है या नहीं है, और फिर अगर नहीं है तो टीचर्स को क्या क्या चीजें अप्लाई करनी चाहिए क्लासरूम में कि बच्चे की जो रीडिंगनेस लेवल है वो बढ़ जाए। बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को टीचर कैसे क्लासरूम में फॉस्टर कर सकती है, कैसे उनको बढ़ा सकती है, एनहांस कर सकती है, और कैसे बच्चों की जो अचीवमेंट्स है उनको हम क्लासरूम में बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग द CSW CWSN, यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो हम कैसे क्लासरूम में इंक्लूसिविटी को और प्रमोट कर सकते हैं, यानी बच्चे जो डाइवर्स बैकग्राउंड से हैं या डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से हैं जिनको कोई मौका नहीं दिया जाता, हम क्लासरूम में उनको सबके साथ इंक्लूड कर रहे हैं ताकि वो सबके साथ सीखें बढ़े। और कैसे हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को इंक्लूड कर रहे हैं अपनी क्लासरूम में कि बच्चे ब्लाइंड है या हैंडीकैप्ड है, बच्चा सुन नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, उनको भी पर हम एक मेन स्ट्रीम क्लासरूम में रख के ही पढ़ा रहे हैं। कैसे हम अपनी क्लासरूम को इंक्लूसिव बना रहे हैं, इस चीज पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि टीचर्स ऐसा क्या टूल्स यूज करें कि बच्चों को, मतलब टीचर के रोल को अगर हम देखेंगे इसमें जो कंसेप्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन है, इसमें जो मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टीचर के रोल से पूछे जाते हैं कि टीचर ऐसा क्या करे, टीचर ऐसे कैसे एड्स यूज करे कि जो क्लासरूम है वो इंक्लूसिव बन सके। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं कि बच्चा जो है वो ब्लाइंड है क्लासरूम में, और टीचर जो है वो कौन सा टूल यूज करे किसी कंसेप्ट को समझाने के लिए, क्या वो ऑडियो विजुअल यूज करे, यानी ऑडियो भी चल रही है और विजुअल्स भी चल रहे हैं, या सिर्फ ऑडियो का यूज करे या सिर्फ वीडियो का यूज करे, या बोर्ड पे लिख दे टीचर। तो आपको इनमें से चूज करना होगा। तो हम कहेंगे कि हाँ, ऑडियो विजुअल या सिर्फ ऑडियो वाला जो कंसेप्ट है टीचर उसको यूज कर सकती है। ठीक है, कभी अगर उसमें लिख दिया कि टीचर न्यूज़पेपर दे दिया बच्चों को तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बच्चा जब क्लासरूम में, हमारे को पता है कि हमारी क्लासरूम जो हमें इंक्लूसिव बनानी है और हमारी क्लास में एक बच्चा जो है वो ब्लाइंड है, तो हमें उसके हिसाब से भी जो टूल्स है वो यूज करने पड़ेंगे। अगर हम न्यूज़पेपर यूज करेंगे तो बच्चा उसको नहीं पढ़ सकता है जो बच्चा ब्लाइंड है, पर अगर हम ऑडियो विजुअल या सिर्फ ऑडियो एड्स यूज कर रहे हैं तो वो बच्चा जो ब्लाइंड है वो आराम से उन ऑडियोज को सुन सकता है और समझ सकता है कि क्लास में क्या चल रहा है। अगर बच्चा क्रिएटिव है बहुत ज्यादा, उसका आईक्यू लेवल जो है वो बहुत हाई है, ठीक है, तो क्या कर रही है टीचर, तो कैसे उसको क्लासरूम में इंक्लूड करने की कोशिश कर रही है। कई बच्चों का आईक्यू एकदम लो होता है, वो जल्दी से चीजों को कैच नहीं कर पाते, पर कई बच्चों का बहुत फास्ट होते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रंस होते हैं वो, कि टीचर ने कोई सम दिया फटाफट से कर लिया, तो टीचर उनको कैसे हैंडल आउट कर रही है क्लासरूम में, क्या क्या स्ट्रेटेजीज टीचर यूज कर सकती है, इस बारे में भी आपको पढ़ना होगा। उसके बाद हमारा आता है लर्निंग एंड पेडागोजी वाला पार्ट। लर्निंग एंड पेडागोजी में हमारा मेन जो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा वो आपको मिल जाएगा लर्निंग एंड डिसेबिलिटी से रिलेटेड। ठीक है, लर्निंग एंड डिसेबिलिटी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिल जाएगा। हमारी लर्निंग डिसेबिलिटीज जो रहती हैं वो लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिल जाएगा, तो आपसे पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है। तो मेन जो लर्निंग डिसेबिलिटीज है वो ये 5 है। पहली है हमारी डिसलेक्सिया, फिर डिस्ग्राफिया, डिस्फेजिया, डिसकैल्कुलिया एंड डिस्प्रैक्सिया। तो ये 5 लर्निंग डिसेबिलिटीज तो हमारी हैं जो मेन है ही, और इसके अलावा हमारी कुछ ऐसी डिसेबिलिटीज होती हैं जो लर्निंग में इन्फ्लुएंस करती हैं, यानी जो लर्निंग को बढ़ने नहीं देती हैं, जो बच्चों को लर्निंग से रोकती हैं, जैसे ऑटिज्म, एडीएचडी, स्टटरिंग। तो ये सब हमारी, ये लर्निंग डिसेबिलिटीज नहीं है पर ये डिसेबिलिटीज हैं जो बच्चों को लर्निंग में दिक्कत करती हैं। और लर्निंग डिसेबिलिटीज में ये 5 लर्निंग डिसेबिलिटीज आती है, इन पे अलग अलग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अगर बच्चे को रीडिंग में डिसेबल है, बच्चा अच्छी तरह बुक्स को नहीं पढ़ पा रहा है, वो वर्ड्स को नहीं पढ़ पा रहा है, ए को बी पढ़ रहा है, बी को ए पढ़ रहा है, या सी को वो सीधा डी पढ़ लेता है, या सी को ओ पढ़ रहा है, ठीक है,
तो उसमें उस बच्चे को कौन सी डिसेबिलिटी है, रीडिंग डिसेबिलिटी, यानी बच्चे जो है वो डिसलेक्सियन है, बच्चे को डिसलेक्सिया है, बच्चे को डिसलेक्सिया की डिसेबिलिटी है। बच्चा जो है राइटिंग डिसेबिलिटी है, बच्चा ढंग से लिख नहीं पा रहा है, पूरी एबीसीडी जो है वो लिख नहीं पा रहा है, ए को उल्टा बना रहा है, बी को उल्टा बना रहा है। तो बच्चे को क्या है, रीडिंग डिसेबिलिटी, बच्चे को राइटिंग डिसेबिलिटी है, जिसको हम कहते हैं डिसग्राफिया। बच्चा वर्ड्स को ढंग से नहीं बना रहा है, नंबर्स को ढंग से नहीं बना रहा है, और राइटिंग में वर्ड्स को ऊपर नीचे लिख रहा है, 3 लाइन वाली में लिखना है तो वो सिर्फ 2 ही लाइन्स में लिख रहा है, ये बड़ा बड़ा अजीब सा लिख रहा है, बच्चा वर्ड्स को फॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो बच्चा जो है वो डिसग्राफिया डिसेबिलिटी से ग्रस्त है, उसको डिसग्राफिया है। उसके बाद हमारी आती है डिस्फेजिया, यानी लैंग्वेज डिसऑर्डर। बच्चा सब कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, अपनी बात दूसरों को नहीं बता पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, वो वर्ड्स में रुक रुक के बोल रहा है, या उसको नहीं पता कि क्या पढ़ना है उस वर्ड को, ठीक है, क्या बोलना है उस वर्ड को, वो कैट वैट इन सब चीजों को नहीं बोल पा रहा है, तो बच्चे को क्या है, डिस्फेजिया है, वो ढंग से बोल नहीं पा रहा है। अगर बच्चे को मैथ्स करने में कोई दिक्कत है, बच्चा मैथ्स के सम नहीं कर पा रहा है, 2+2 नहीं कर पा रहा है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन ये सब चीजें नहीं कर पा रहा है, मैथ्स की जो हमारी बेसिक मैथ्स होती है उसको परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो बच्चे को क्या है दिक्कत, डिसकैलकुलिया, बच्चे को डिसकैलकुलिया है। उसके बाद अगर कोई उसको फाइन या ग्रॉस मोटर स्किल में कोई दिक्कत है, लाइक पेंसिल नहीं पकड़ पा रहा है बच्चा अपने हाथ से, साइकिल नहीं चला पा रहा है, फाइन मोटर स्किल्स में पेंसिल पकड़ना आता है, ग्रॉस मोटर स्किल्स में हम कह सकते हैं साइकिल चलाना या ये सब, अगर उसको उसमें डिसेबिलिटी है, बच्चा ढंग से फोकस नहीं कर पा रहा है, पेंसिल नहीं पकड़ पा रहा है अभी, तो उसको क्या है, डिसप्रैक्सिया, यानी कोई ना कोई मोटर स्किल में उसकी दिक्कत है। तो ये 5 तरीके की हमारी लर्निंग डिसेबिलिटीज मानी जाती हैं। इनके रिलेटेड सिंगल सिंगल क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिल सकता है, और या फिर इनके रिलेटेड मिक्स क्वेश्चन की लर्निंग डिसेबिलिटीज को कैसे हम डिफाइन करेंगे ये देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद हमारा जो आता है वो है हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, हाउ एंड व्हाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंसेस। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या है, ये लर्निंग डिसेबिलिटीज का ही पार्ट है कि अगर बच्चा जो है वो किसी तरह से सक्षम नहीं है, अगर वो उसके अंदर कोई डिसेबिलिटी है, तभी वो चीजों में जो है अच्छी तरह वो सोच नहीं पाएगा, चीजों को समझ नहीं पाएगा, या चीजों में जो वो है अचीव नहीं कर पाएगा सक्सेस स्कूल में। ठीक है ना, जो उसकी स्कूल परफॉर्मेंस है वो धीरे धीरे डिले होती जाएगी, क्योंकि जो बच्चा है वो ढंग से चीजों को लर्न नहीं कर पा रहा है, एक्सेस नहीं कर पा रहा है उन चीजों को जो समझाना चाह रहे हैं क्लासरूम में। अगर बच्चा पेंसिल ही नहीं पकड़ना जान रहा है तो वो लिखना क्या जानेगा। ठीक है, तो ये जो कंडीशंस है, जो डिसेबिलिटीज है, वो कई बार बच्चों को रोकती हैं। कई बार इन्वायरमेंट ऐसा होता है, बच्चा जो है फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, उसके घर में उसको कोई पढ़ाने वाला नहीं है, उसके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, वो पहली बार ही जो बच्चा है, पहली बार वो उनके घर में से कोई स्कूल आ रहा है, तो उससे भी क्या है, बच्चों की जो परफॉर्मेंस है वो डिले होती जाती है, कि बच्चे को घर पे तो कोई पढ़ा नहीं रहा है, बच्चा स्कूल में जो पढ़ रहा है बस वही पढ़ रहा है। तो ये भी कई बार रीजंस हो जाते हैं बच्चे की जो है सक्सेस ना अचीव कर पाने के पीछे। Basic process of teaching and learning. Children's strategies of learning. Learning as a social activity. Social context of learning. अब बेसिक प्रोसेस क्या रहते हैं टीचिंग लर्निंग के, टीचर क्या टीएलएम यूज कर रही है क्लासरूम में, बच्चों की क्या स्ट्रेटेजी है पढ़ने को लेकर, क्या बच्चों को मोटिवेशन इसमें आ जाता है हमारा, क्या टीचर एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन यूज कर रही है, या बच्चे के पास अपनी इंट्रेंसिक मोटिवेशन है कि वो खुद से ही मोटिवेटेड मोटिवेटेड है, सेल्फ मोटिवेटेड है, या उसको रिवॉर्ड्स चाहिए होते हैं पढ़ने के लिए, कि नहीं टीचर ने कहा कि अच्छा चलो मैं आज तुम्हें 2 स्टार दूंगी तो मुझे पढ़ के दिखाओ, तो बच्चे को क्या एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन की जरूरत है, तो बच्चा उससे ही लर्न कर रहा है, अपनी एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन से ही बच्चे की जो है लर्निंग फोस्टर हो रही है, कि अच्छा मुझे परफॉर्म करना है ताकि मुझे 2 स्टार्स मिले। तो यहाँ पे मोटिवेशन वाले कंसेप्ट पे भी हम ध्यान दे सकते हैं। लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, कि बच्चा सबके साथ घुल मिल के कैसे पढ़ रहा है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोशल पीयर ग्रुप्स का क्या वो रहता है, एंगेजमेंट रहता है लर्निंग को लेकर, और हमारा जो कम्युनिटी लर्निंग है, कम्युनिटी हमारा कम्युनिटी का क्या रोल रहता है लर्निंग में। ठीक है, कि जैसे टीचर जो है वो बच्चों को किसी कम्युनिटी में लेके जाती हैं, बच्चों को बाहर प्लेग्राउंड में लेके जाती हैं खिलाने के लिए, कि बच्चे की जो है लर्निंग फोस्टर हो सके। चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, बच्चा खुद में ही एक प्रॉब्लम सॉल्वर होता है और खुद से ही वो चीजों को इन्वेस्टिगेट करता है, सीखता है, इस पे क्वेश्चंस बन जाते हैं। अल्टरनेटिव कंसेप्शंस क्या रहते हैं बच्चों के, यानी कई बार बच्चे जो है अपने दिमाग में मिसकंसेप्शंस बना लेते हैं, तो टीचर उनको कैसे ठीक कर सकती है, उन मिसकंसेप्शंस को टीचर कैसे हैंडल आउट करती है। अगर बच्चा कोई एरर कर रहा है तो उन एरर्स को
टीचर को एक बैरियर की तरह नहीं देखना चाहिए, टीचर को लर्निंग प्रोसेस में एक सिग्निफिकेंट स्टेप की तरह देखना चाहिए। ठीक है, जब बच्चा कुछ एरर कर रहा है तो वो मानना चाहिए कि ये लर्निंग का ही एक पार्ट है। एरर्स को कोई कमी नहीं माननी चाहिए कि बच्चे में कोई कमी है, वो लर्निंग का ही एक पार्ट है। तो टीचर्स उन एरर्स को ठीक करने के लिए क्या स्ट्रेटेजीज यूज कर रहे हैं, बच्चे उन एरर्स को अपने ठीक करने के लिए क्या क्या चीजें निकाल के ला रहे हैं, क्या चीजें अपनी रख रहे हैं टीचर्स के आगे, क्या उनके अल्टरनेटिव कंसेप्शंस हैं, क्या उनके दिमाग में मिसकंसेप्शंस बनी हुई है, टीचर्स उनको कैसे ठीक कर रही है। तो इस पार्ट में हम ये सब देख लेते हैं। और फिर कॉग्निशन एंड इमोशंस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इमोशंस बच्चे के कैसे कनेक्टेड है कॉग्निशन को लेके या उनकी डेवलपमेंट को लेके, मॉरल डेवलपमेंट में क्या रहता है, और बच्चा कितना इमोशनली स्ट्रांग कैसे है, क्लासरूम में उसके इमोशंस को हम कैसे फॉस्टर कर सकते हैं। ठीक है, ये कैसे देख सकते हैं। मोटिवेशन एंड लर्निंग मैंने अभी ऊपर भी बताया कैसे हम इसकी देख सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं। एंड फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल, यानी बच्चों की जो आसपास अपने खुद से बच्चा क्या सीख रहा है, कैसे लर्निंग को कंट्रीब्यूट करते हैं पर्सनल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा लैंग्वेज का जो पार्ट है, लैंग्वेज 1 एंड 2। ये हमारा 30 मार्क्स का ईच सेक्शन रहता है। तो इन टोटल 60 नंबर की हमारा टोटल लैंग्वेज होता है। जो भी आप लैंग्वेज चूज करोगे, इंग्लिश हिंदी, पहली लैंग्वेज जैसे आपने इंग्लिश चूज करी और दूसरी लैंग्वेज आपने हिंदी चूज करी, या पहली हिंदी और दूसरी इंग्लिश, तो ये हमारे 30 मार्क्स के दोनों सेक्शन रहते हैं। 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन फर्स्ट लैंग्वेज, 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन सेकेंड लैंग्वेज। तो हमारा जो है इसमें हमारा 15 नंबर का अनसीन पैसेज रहता है। पहली लैंग्वेज में हमारे को 2 पैसेज देखने के लिए मिल जाएंगे, एक ड्रामा और प्रोज देखने के लिए मिल जाएगा, और दूसरे पेपर में हमें पोम्स वाला सेक्शन देखने के लिए मिलेगा। कि अगर पहला पेपर आपने जो भी चूज किया है उसमें आपको प्रोज और ड्रामा मिलेगा, और दूसरा पेपर जो आप चूज करेंगे, जो भी दूसरा पेपर लैंग्वेज का पेपर जो आप चूज करेंगे, उसमें आपको पोम्स वाला जो अनसीन पैसेज है वो देखने के लिए मिलेगा। ओके, और आपको इन क्वेश्चंस में कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, इन्फ्लुएंसेस होंगे, ग्रामर से रिलेटेड होगा, वर्बल एबिलिटी से रिलेटेड हमारा टॉपिक देखने के लिए मिल जाएगा, यानी सिनोनियम एंटोनियम्स ये पूछ लेंगे। ग्रामेटिकल पार्ट आपको देखने के लिए मेनली मिल ही जाएगा इन्हीं जो 15 नंबर का हमारा अनसीन पैसेज वाला पार्ट रहता है। उसके बाद हमारी पेडागोजिकल पार्ट रहता है 15 नंबर का। पेडागोजिकल पार्ट दोनों में सेम रहता है, सिर्फ लैंग्वेज का फर्क रहता है लर्निंग और एक्विजिशन पे, कि लैंग्वेज कैसे लर्न की जाती है, कैसे एक्वायर करी जाती है। और जो हमारे लैंग्वेज स्पेसिफिक जितने भी हमारे वो थ्योरिस्ट है, लाइक B.F. स्किनर्स, नॉम चॉम्स्की, इन सबको अच्छी तरह पढ़ के जाए। पैवलॉग, इनकी क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, इसके बारे में पढ़ें। इसको CDP वाले पार्ट में भी पढ़ें, उसमें भी ये महत्वपूर्ण है, यूज होती है। उसके बाद लैंग्वेज टीचिंग के क्या प्रिंसिपल्स हैं, कैसे हम लैंग्वेज को टीच करते हैं बच्चों को, कैसे लैंग्वेज एक्वायर करी जाती है, कैसे स्टार्ट होती है लैंग्वेज एक्वायर करनी। स्टटरिंग हो गया, हमारा बच्चा जो है स्टार्टिंग में बैबल करता है, फिर धीरे धीरे वो कुछ 2 वर्ड्स निकालता है, 3 वर्ड्स निकालने शुरू करता है, और फिर वो धीरे धीरे लैंग्वेज कैप्चर करने लगता है और सीखने लगता है लैंग्वेज को। स्पीकिंग और लिसनिंग का क्या रोल है लैंग्वेज में, क्या बच्चा जब तक सुनेगा नहीं किसी चीज को और बोलेगा नहीं, तो वो कैसे अपनी लैंग्वेज में आगे बढ़ेगा। तो क्या रोल रहता है अगर बच्चे में कोई डिसेबिलिटी है, वो नहीं सुन सकता, नहीं बोल सकता, तो कैसे वो लैंग्वेज को सीखेगा, यानी साइन लैंग्वेज का यूज करेगा। लैंग्वेज के क्या फंक्शन रहते हैं और बच्चे उसको कैसे यूज करते हैं। लैंग्वेज में ग्रामर का जो क्रिटिकल रोल है वो क्या रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम फोनीम्स, मॉर्फीम्स, इनको अच्छी तरह देखना, इन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। फोनीम्स क्या है, मॉर्फीम्स क्या है, फोनोलॉजी क्या है, इन सब चीजों की डिफिनेशन जो है अच्छी तरह पढ़ के जाना, जरूर आ सकती है। पूछा जाता है कि फोनीम क्या है और मॉर्फीम क्या है, तो इन पे क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। और कैसे जो ग्रामर का रोल है वो लैंग्वेज लर्निंग में हेल्प करता है, या उसको क्रिटिकली कैसे देखा जाता है। लैंग्वेज कम्युनिकेट अपनी लैंग्वेज को कम्युनिकेट करने के लिए, अपनी बात को कम्युनिकेट करने के लिए ग्रामर का क्या रोल है, या तो वर्बली हम कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, और रिटन फॉर्म में हम कैसे अपने आप को कम्युनिकेट कर सकते हैं। टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम, उसके क्या क्या चैलेंजेस रह सकते हैं, यानी एक क्लासरूम में बहुत सारे रिलीजन के बच्चे हैं, अलग अलग लैंग्वेज के बच्चे हैं, अलग अलग कल्चर के बच्चे हैं, जो थोड़ा लैंग्वेज को कम समझते हैं, लैंग्वेज अलग अलग लैंग्वेजेस को समझते हैं। तो क्या चैलेंजेस आ सकते हैं क्लासरूम टीचिंग में, कि बच्चे जो है भोजपुरी लैंग्वेज समझते हैं
और बट जो कम्युनिकेशन है वो हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाई जा रही है, तो वो हिंदी और इंग्लिश को भोजपुरी में कैसे ट्रांसफर करें, भोजपुरी से वो हिंदी और इंग्लिश को कैसे समझे। तो क्या क्या चैलेंजेस टीचर को फेस करने पड़ सकते हैं एक डाइवर्स क्लासरूम में, जहाँ पे बच्चों की लैंग्वेज जो है वो जो आम हमारी क्लासरूम टीचिंग लर्निंग की जो लैंग्वेज है उससे अलग हो। तो ठीक है, अगला हमारा लैंग्वेज डिसेबिलिटीज, नो लैंग्वेज डिफिकल्टीज, एरर्स एंड डिसऑर्डर्स और लैंग्वेज स्किल्स। तो क्या क्या लैंग्वेज डिफिकल्टीज रह सकती हैं कि कई बार बच्चे जो है स्टटर करते हैं, तो वो जो है लैंग्वेज को जल्दी नहीं सीख पाते हैं, और वो बोल चाल में आपस में बोल चालने में या जैसे कोई कॉम्पिटिशन वगैरह है उनमें से भी पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वो फास्ट नहीं बोल पाते हैं, वो रुक रुक के बोलते हैं, जिस वजह से वो अपनी बात को इजिली जल्दी जल्दी नहीं कम्युनिकेट कर पाते हैं। बच्चा लैंग्वेज के दौरान क्या क्या एरर्स करता है, इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या क्या हमारी लैंग्वेज डिसऑर्डर्स हैं, इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और टीचर जो है बच्चों की कैसे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग को जो है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन को कैसे इवेल्युएट करे, कैसे असेस करेगी क्लासरूम में, इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या क्या टीएलएम टीचर जो है क्लासरूम में यूज कर सकती है, कैसे ऑथेंटिक मटेरियल्स या इनऑथेंटिक मटेरियल्स को टीचर क्लासरूम में यूज कर सकती है। क्या क्या टेक्स्ट बुक्स टीचर यूज कर सकती है, लाइक स्टोरी बुक्स टीचर यूज कर रही है, या कोई मल्टीमीडिया मटेरियल यूज कर रही है कि दिखा भी रही है, सुना भी रही है और पढ़ने के लिए भी दे रही है उसी चीज को। ठीक है, क्या क्या मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज टीचर क्लासरूम में यूज कर सकती है लैंग्वेज को फोस्टर करने के लिए, इस पे पेडागोजिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे, इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज में कैसे हम रेमिडियल टीचिंग को फोकस कर सकते हैं, इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला हमारा पार्ट रहता है मैथ्स एंड साइंस में, इसमें हमारी कंटेंट और पेडागोजी इसमें भी सेम वही रहती है। ये इन टोटल 60 मार्क्स का पार्ट रहता है, जिसमें से 30 मार्क्स का आपका मैथ्स का पार्ट रहने वाला है, जिसमें हम देख सकते हैं कि नंबर सिस्टम, अब यही सारे इनमें से कई टॉपिक्स ऐसे हैं जो पेपर 1 में नहीं पूछे जाते हैं मैथ्स में, तो पेपर 2 में वो ऐड ऑन हो जाते हैं, क्योंकि पेपर 2 का जो लेवल होता है वो अप टू क्लास 10th होता है। पेपर 1 का लेवल 8th क्लास तक का ही रहता है, पर पेपर 1 में जब आप पेपर 1 देते हैं तो यानी आप क्लास 1st to 5th की टीचर बनने के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। पर जब आप पेपर 2 देते हैं तो यानी आप अप टू क्लास 8 की टीचर बनने के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, कि आप 6 to 8 की टीचर बनने के लिए पेपर दे रहे हैं। तो इसमें आपकी जो मैथमेटिक्स का कंटेंट है वो ये समझ लो थोड़ा सा 10th लेवल तक का मैथ्स आपसे पूछा जाता है। तो आप 8 to 10 की मैथ्स को थोड़ा फोकस में रखें, 6 to 10 की मैथ्स को थोड़ा फोकस में ज्यादा रखें, और प्राइमरी बेसिक मैथ्स को थोड़ा हटा दें। तो नंबर सिस्टम में भी जो हमारा थोड़ा अपर वाला क्वेश्चन आते हैं, जैसे हमारे एलसीएम एचसीएफ के थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कॉइन्स पे बेसिस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हमारे पास पर्स में इतने कॉइन्स थे, इनमें से आधे कॉइन्स 5 रुपीज के थे, कुछ कॉइन्स 10 रुपीज के थे, इन टोटल उनकी अमाउंट कितनी थी, तो कितने कॉइन्स 5 के थे, कितने कॉइन्स 10 के थे। तो इसमें एलसीएम और एचसीएफ का जो रोल है हमारा वो पूछा जा सकता है। तो थोड़ा हायर लेवल की मैथ्स पूछी जाएगी। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स के थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एलजेब्रा आपको एक्स की वैल्यूज जो है वो निकालने के लिए दी जा सकती है, थोड़ा सा जो हमारे फॉर्मुलेज है, a+b² a+b³ a² - b², ये वाले फॉर्मुलेज को आप अच्छी तरह एक बार देख के जाएं, इन फॉर्मुलेज पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के हायर लेवल क्वेश्चन आ सकते हैं, अब 2 10th के कंटेंट में, मतलब 8 to 10 के कंटेंट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन यहाँ पे आपसे पूछा जाता है। परसेंटेजेस ऐड हो जाता है हमारा। इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट से अब कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ थोड़ा इनका फोकस रहता है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में जो डिफरेंस है वो पूछा जा सकता है। लॉज एंड एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चन देखे जा सकते हैं, पेपर में कई बार आते हैं लॉज एंड एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चन, और 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा लॉज एंड एक्सपोनेंट्स के बेस। ठीक है, प्रोग्रेशन पे क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। पहले जो पेपर 1 है उसमें आपको जैसे सीरीज होती है कि नंबर सीरीज कंप्लीट करो, यहाँ पे आपको एपी और जीपी लगा के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखा जा सकता है, आपके पास आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। ज्योमेट्री पे फोकस रहता है इनका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे क्वेश्चन आ जाते हैं, ज्योमेट्री पे बेस कुछ कुछ। और शेप्स पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एंगल्स और साइड्स में उसको रिलेशन पूछा जा सकता है, उन दोनों के बीच में, साइड्स और एंगल्स के बीच में, कि कोई भी एक ज्योमेट्रिकल 2D शेप दे दी आपको, लाइक कोई पेंटागन दे दिया, तो पेंटागन की या तो इंटरनल एंगल्स पूछ लेंगे कि कितने होंगे, एक्सटर्नल एंगल्स कितने होंगे, उनका सम पूछ लेंगे कि इंटरनल एंगल्स का सम कितना होगा और एक्सटर्नल एंगल्स का सम कितना होगा। तो साइड्स और एंगल्स पे बेस रिलेशनशिप आपको पता होनी चाहिए 2D शेप्स की। और 2D एंड 3D शेप्स की आपको फेसेस और जो वॉल्यूम वगैरह है, फॉर्मुलेज यूज करते हैं हम, वॉल्यूम का, एरिया का, लेटरल सरफेस, टोटल सरफेस, ये आपको पता होना चाहिए।
सिलेंडर वगैरह के क्वेश्चन इजीली आपको देखने के लिए मिल जाएंगे कि सिलेंडर को मेल्ट करके क्यूब बना रहे हैं या सिलेंडर को मेल्ट करके स्फीयर बना रहे हैं। तो इन चीजों पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इसके लिए आपको वॉल्यूम का जो कंसेप्ट है वो पता होना चाहिए, और सरफेस एरिया का भी कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो वो वाले फॉर्मूले जब आपको रिवाइज करने पड़ेंगे। सिमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप सोचोगे सिमेट्री तो बहुत इजी कंसेप्ट है, पर नहीं, जो सिमेट्री का रोटेशनल सिमेट्री है और कि कितनी सिमेट्रिकल लाइंस होगी, उसमें आपको कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन ये लोग दे देते हैं। तो इस पे आप बेस्ड क्वेश्चन देख सकते हैं, सिमेट्री पे बेस्ड। कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्ट करना नहीं आएगा, हाँ, बट लाइन्स एंड एंगल्स पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सर्कल्स पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कॉर्ड डिफाइन करने के लिए कही जा सकती है कि एक सर्कल दे रखा है, उसमें पूछ लेंगे कॉर्ड कौन सी है, डायमीटर कौन सा है, रेडियस कौन सा है, या एंगल्स निकालने के लिए दे देंगे सर्कल के बीच में। ये सब क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन देखे गए हैं, प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। मेंसुरेशन पे बेस्ड क्वेश्चन देखे गए हैं, मेंसुरेशन पे भी हमारे क्वेश्चन फॉर्म हो जाते हैं। और डाटा हैंडलिंग पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आपको दे देंगे, कोई डाटा दे देंगे और उसमें से पूछ लेंगे कि कौन से ईयर में सबसे ज्यादा सेल हुई, डाटा हैंडलिंग को परसेंटेज से रिलेट करके पूछ लेंगे कि कौन सी ईयर में कितनी परसेंट हमारी सेल ज्यादा हुई। तो आपको डाटा हैंडलिंग भी पता होनी चाहिए, कैसे सॉल्व करते हैं, एक एक क्वेश्चन बेस्ड होता है ये इन पे। और कई बार, मोस्टली तो नहीं, पर हाँ कई बार आपको एक से दो क्वेश्चन जो है वो ट्रिग्नोमेट्री के देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, इन सबको थोड़ा अच्छी तरह कर लीजिए। जो हमारा कंसेप्ट होता है ट्राइंगल्स का, इनको थोड़ा अच्छी तरह एक बार देख लीजिए। सिमेट्री का जो कंसेप्ट है, और जो हमारे ट्राइंगल्स में कंसेप्ट होता है कॉन्ग्रुएंसी वगैरह का, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। और थोड़ा सा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री भी देख लेना। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो अपने जो टैन के, साइन, कॉस, थीटा के जो फॉर्मूलेज हैं वो एक बार रिविजिट कर लेना। अब हमारा आता है पेडागोजिकल पार्ट मैथ्स में। तो मैथ्स का पेडागोजिकल पार्ट जो है वो बिल्कुल पेपर 1 के पेडागोजिकल पार्ट की तरह है। वही सेम जो है मैथ्स का नेचर, और मैथ्स कैसे हमारी लॉजिकल थिंकिंग है, कैसे उसको फॉस्टर क्लियर करती है लॉजिकल थिंकिंग को, उस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बच्चों की कैसे हम थिंकिंग और रीजनिंग पावर को हम अंडरस्टैंड करते हैं, क्या पैटर्न्स एंड स्ट्रेटजीज है फॉर मेकिंग मीनिंग एंड लर्निंग, मतलब मैथ्स को मीनिंगफुल बनाने के लिए क्या पैटर्न्स, क्या स्ट्रेटजीज हम यूज करते हैं, क्या क्या टीचिंग लर्निंग टूल्स हम यूज करते हैं मैथ्स को समझाने के लिए, मैथ्स का क्या प्लेस है करिकुलम में, लैंग्वेज और मैथ्स का क्या रोल है, ठीक है, मैथ्स की लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज और मैथ्स का आपस में क्या रोल है, कम्युनिटी मैथ्स एंड एप्लीकेशन ऑफ मैथ्स, मैथ्स हमारी हम कम्युनिटी में कैसे देख सकते हैं कि हम अपने आसपास के सराउंडिंग्स को देख के कैसे मैथ्स सीख रहे हैं, मैथ्स को हम कैसे इवेल्युएट करेंगे, क्या क्या हमारे मेथड्स हो सकते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल, क्या क्या हमारे मेथड हो सकते हैं इवेल्युएट करने के लिए बच्चों को मैथ्स में से, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है मैथ्स को पढ़ाने में, क्या क्या एरर्स जो है बच्चे के वो रहते हैं और हम कैसे उन एरर्स को ठीक कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग का क्या रोल है मैथमेटिक्स में। तीन मेन इंपॉर्टेंट जो थ्योरीज है पूछी जाती है मैथ्स में, बार बार आपको इनके क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। उसमें है पहली तो हमारी वैन हिल्स की ज्योमेट्रिकल थिंकिंग मॉडल। वैन हिल्स का जो मॉडल है, वैन हिल्स की जो लेवल्स है वो आपको बिल्कुल टिप्स में पता होने चाहिए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पोलिया के प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स जो है वो आपसे पूछे जाएंगे, पेपर 2 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पोलिया के प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स जरूर पूछे जाते हैं। उनको अरेंज करना आ जाता है कि पहला स्टेप कौन सा, दूसरा स्टेप कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा है। उनके बारे में पूछ लिया जाता है कि पहले स्टेप में क्या होता है, दूसरे में क्या होता है, तीसरे में क्या होता है और चौथे में क्या होता है। तो आपको पोलिया के प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स पता होने चाहिए। फॉरवर्ड गार्डनर्स की जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, ये मैंने अभी सीडीपी वाले पार्ट में बताया था कि जिसका विजुअल स्पाटियल वाला पार्ट है वो कैसे यूज करते हैं ये लोग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बनाने के लिए। तो मैथमेटिक्स पेडागोजी में पूछा जा सकता है कि बच्चा जो है 2D शेप्स को या 3D शेप्स को देख के बता सकता है कि उसका 3D शेप्स को देख के बता सकता है कि कार है, कार का टॉप पार्ट कैसा होगा, लेफ्ट साइड कैसी दिखेगी, राइट साइड कैसी दिखेगी, या हम कार को जो है मिरर के अगर हम प्लेन मिरर के आगे रखें तो उसकी इमेज कैसी बनेगी। तो यहाँ पे बच्चे क्या है, विजुअल स्पाटियल इंटेलिजेंस को अपना यूज कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिल जाएंगे पेडागोजी वाले पार्ट में। ठीक है, तो ये 15 नंबर की हमारी कंटेंट पेडागोजी रहती है मैथ्स की। अब आगे बढ़ते हैं हमारा साइंस के कंटेंट की तरफ। 30 मार्क्स का साइंस का कंटेंट रहता है, जिसमें 15 नंबर का हमारा बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री का पार्ट रहता है, और 15 नंबर की हमारी पेडागोजिकल, ओ सॉरी सॉरी, 20 नंबर का हमारा कंटेंट पार्ट रहता है और 10 नंबर की हमारी पेडागोजी रहती है। ऐसे ही मैथ्स में 20 नंबर का कंटेंट और 10 नंबर की पेडागोजी रहती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बायोलॉजी में क्या क्या आता है हमारा।
बायोलॉजी में अब आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री इन तीनों की एकदम अच्छी पकड़ चाहिए ना, कि अगर आपको लगता है कि हाँ बिल्कुल साइंस में आप 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर सकते हो, आप 6th 7th 8th 9th और 10th, मोस्टली अगर आप 8th की बुक उठाओगे ना, 8th 9th और 10th की भी अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस पढ़ लोगे, एक बार उसको उन कंसेप्ट को रिविजिट कर लोगे, आपका जो साइंस वाला कंटेंट पार्ट है वो एटमोस्ट पूरा हो जाएगा। बिल्कुल उसका एक एक चीज आप कवर कर लो। पहले अगर आपको बेसिक से शुरू करना है तो आप 6th 7th 8th की, चाहे प्राइवेट पब्लिकेशंस, चाहे गवर्नमेंट एनसीईआरटी अपनी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस की जो बुक है वो उठा लो, और उसमें से आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और साइंस के तीनों टॉपिक्स को रिवाइज कर लो अच्छी तरह। तो आप पूरी बुक अगर वो पढ़ लोगे ना 6th 7th 8th की, तो ये समझ लो आपका आधे से ज्यादा साइंस का कंटेंट पार्ट जो है वो कवर अप हो जाएगा। ठीक। तो अगर आपको थोड़ा बेसिक पता है तो आप 8th की क्लास की बुक से शुरू कर सकते हो। 8th 9th और 10th की बुक पे फोकस करना, साइंस की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, नो बायोलॉजी, और आपका साइंस का कंटेंट वाला पार्ट ऑलमोस्ट पूरा कवर हो जाएगा। और जो मैथ्स का हमारा कंटेंट पेडागोजी का पार्ट है वो मैं अपनी वीडियोस में डाल रही हूँ। मैंने अभी नेचर ऑफ पेडागोजी इन मैथ्स मैंने उस पर वीडियो डाली है, और मैंने कंटेंट पार्ट की भी वीडियो डाली है। मैंने नंबर सिस्टम के ऊपर एक वीडियो डाल रखी है, और नेचर ऑफ मैथमेटिक्स के ऊपर भी मैंने अभी एक वीडियो डाली है। आने वाले कुछ वीडियोस में अभी मैं और भी वीडियोस डालने वाली हूँ मैथमेटिक्स की पूरी पेडागोजी, और उसका कंटेंट पार्ट मैं डिस्कस करने वाली हूँ अपनी वीडियोस में। फिर हम धीरे धीरे साइंस की कंटेंट और पेडागोजी की तरफ भी बढ़ने वाले हैं, और सीडीपी की तरफ भी। तो हमारा, अगर मैंने आपको बता दिया 8th 9th और 10th की बुक्स को अगर आप एक बार रिविजिट कर लोगे तो आपका कंटेंट वाला पार्ट पूरा कवर अप हो जाएगा। बायोलॉजी में हमें जो जो चीजें देखनी है वो है हमारा लिविंग वर्ल्ड, जिसमें हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जिसे हम कहते हैं, जो सेल वाला पार्ट आता है हमारा, वो हमें पूरा देखना है बायोलॉजी में। उसके बाद हमें सेल बायोलॉजी देखनी है, कि वो जो हमारे प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। इनके अंदर जो अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, कि हमारा पावर हाउस कौन सा है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, और हमारा फूड बैग किसको हम कहते हैं। तो ये सब हमें पता होना चाहिए। अपनी बॉडी, ह्यूमन बॉडी के बारे में पूरा पता होना चाहिए, कि फूड पाइप को क्या कहते हैं, या कौन से ग्लैंड्स है, किस ग्लैंड से क्या सिक्रीट होता है, ये सब पता होना चाहिए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता होना चाहिए, बायोमोलिक्यूलस एंड जेनेटिक्स के बारे में पता होना चाहिए, टिश्यूज के बारे में पढ़ना है हमें, अपनी प्यूरी ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ना है, हेल्थ एंड डिसीजेस के बारे में, एनिमल एंड प्लांट न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड एडोलसेंस, एंड इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। इन ओवरऑल पूरी बायोलॉजी, पूरी केमिस्ट्री, पूरी फिजिक्स, जो बेसिक टू थोड़ी सी एडवांस जाती है, वो पता होनी चाहिए। केमिस्ट्री में हमारे टॉपिक्स आते हैं मैटर अराउंड अस, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एटम्स एंड पीरियोडिक टेबल, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। तो और हमारा ये रहता है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, मोल कंसेप्ट हो गया हमारा, और कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट, मिनरल्स एंड और, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, मैन मेड एंड। उसके बाद हमारा फिजिक्स वाला पार्ट रहता है। फिजिक्स में हमारा फिजिकल वर्ल्ड के बारे में बताना चाहिए, हीट, लाइट कैसे ट्रांसफर होती है ये पता होना चाहिए। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं हमारे, लेंस हो गए, कनकेव लेंस, कनकेव मिरर, और इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। कनकेव, कन्वेक्स और प्लेन मिरर, इन सब चीजों के बारे में। साउंड्स एंड वेव्स, इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, मैग्नेटिज्म, साइंस, टेक्नोलॉजी और यूनिवर्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं उनके बारे में अच्छी तरह हमें पता होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा पेडागोजी वाला पार्ट। तो साइंस की पेडागोजी में हमें वही नेचर और स्ट्रक्चर क्या है साइंस का ये पता होना चाहिए। ठीक है, कैसे साइंस जो है वो फॉर्म होती है, इनके साइंस को पढ़ाने के क्या क्या एम्स होते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, साइंस को हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कैसे बच्चों को समझा सकते हैं, कैसे हम समझ सकते हैं साइंस को, क्या क्या अप्रोचेस रहती हैं, कैसे हम साइंस को इंटीग्रेट कर सकते हैं दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ, क्या किस मेथड से हम साइंस को पढ़ा रहे हैं। जैसे हम मैथ्स में हम मेथड यूज करते हैं, हम इंडक्टिव मेथड या डिडक्टिव मेथड हम यूज करते हैं, ऐसे ही हम साइंस में क्या मेथड यूज कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशनल मेथड यूज कर रहे हैं, या हम एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज कर रहे हैं, या डिस्कवरी मेथड यूज कर रहे हैं, हम चीजों को ऑब्जर्व करके सीख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट से सीख रहे हैं, या कोई चीज हम डिस्कवर करके सीख रहे हैं। तो ये मेथड्स ऑफ साइंस टीचिंग है। क्या इनोवेटिव मेथड्स हम यूज कर रहे हैं साइंस टीचिंग में, टीचर क्या क्या टीचिंग लर्निंग एड्स यूज कर रही है पढ़ाने के लिए, टीचर इवेल्युएट कैसे कर रही है साइंस को,
कैसे पेन पेपर टेस्ट पे इवेल्युएशन हो रहा है, क्या टीचर इवेल्युएशन की प्रोसेस, क्या क्या वेज जो है इवेल्युएशन के बच्चों को असेस करने के लिए यूज कर सकती है क्लासरूम में, ताकि वो थोड़े इफेक्टिव हो और बच्चा चीजों को, साइंस की चीजों को सीख सके। क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है हमारी साइंस टीचिंग में, और क्या क्या रेमेडीज हम यूज कर सकते हैं साइंस टीचिंग को बेटर बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारा पार्ट रहता है, या तो अगर आपने मैथ साइंस पार्ट चूज किया तो आप उसको देखेंगे, अगर आपने एसएसटी वाला पार्ट चूज किया यानी सोशल साइंस वाला पार्ट चूज किया तो आप इस वाले पार्ट को देखें कि एसएसटी का जो पार्ट है वो 60 नंबर के 60 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें आपका 40 नंबर का जो है कंटेंट वाला पार्ट रहता है और 20 नंबर का पेडागोजी वाला पार्ट रहता है। हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, ये तीन रहती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ यानी हमारी सिविक्स। ये तीन पार्ट रहते हैं हमारे, जो 40 नंबर के 40 क्वेश्चन आते हैं और बाकी 20 नंबर के हमारे पेडागोजिकल के क्वेश्चन, पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगर अब आपको हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी इन सबको रिविजिट करना है तो आप वही अपनी 6, 7, 8 की बुक्स को बिल्कुल अच्छी तरह देख सकते हैं। उसके बाद आप 9, 10 की बुक्स को भी थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं थोड़ा हायर लेवल के लिए। 6, 7, 8 की बुक्स को थोड़ा सा थोड़े इंफॉर्मेटिव और लो लेवल क्वेश्चंस के लिए, बट अगर आपको थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चंस देखने हैं, क्योंकि मिडिल टू एडवांस लेवल का हमारा पेपर आता है, तो मिडिल लेवल के लिए आप 6, 7, 8 की बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं, पर थोड़ा सा जो एडवांस क्वेश्चंस रहेंगे उन एडवांस क्वेश्चंस के लिए आपको 9, 10 की बुक्स को एक बार रिविजिट करना होगा। तो आप हिस्ट्री के कंसेप्ट देख सकते हैं, क्या क्या पूछे जाते हैं कि व्हेन, वेयर एंड हाउ का कंसेप्ट हो गया, हमारी क्या क्या सोसाइटीज हुआ करती थी पहले, और फर्स्ट फार्मर्स और हेडर्स कौन थे, देन फर्स्ट सिटीज क्या थी, अर्ली स्टेट्स क्या क्या थे, कौन कौन से प्रिंसली स्टेट्स थे, क्या क्या न्यू आइडियाज थे, फर्स्ट एम्पायर के बारे में पूछा जाता है, कॉन्टेक्ट एंड डिस्टिंक्ट लैंड्स, और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स क्या क्या रही, कल्चर एंड साइंस हो गया, किंग्स एंड किंगडम्स, क्या कौन कौन से हमारे किंग्स थे पहले, कौन कौन से किंगडम्स थे, कैसे हमारी दिल्ली की सल्तनत बनी, कौन कौन थे हमारे दिल्ली के सल्तनत, क्या क्या आर्किटेक्चर्स थे पहले, किसने क्या बनाया, किसके राज में क्या बना, कैसे हमारा एम्पायर क्रिएट हुआ, कैसे हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो डेवलप हुई, कैसे हमने उनसे अपने आप को छुड़ाया, और हमारी सोसाइटीज कैसे फॉर्म हुई आगे जाके, क्रिएशन ऑफ एन एम्पायर, सोशल चेंजेस क्या क्या रहे, रीजनल कल्चर्स कैसे थे, कैसे कंपनी की जो पावर है वो बनी, रूरल लाइफ और सोसाइटी पहले कैसी थी लाइफ और आज कैसी है, colonialism and tribal societies, revolt of 1857 to 58, एंड वुमेन्स एंड रिफॉर्म्स, क्या क्या रिफॉर्म्स आए वुमेन्स की लाइफ में, एजुकेशन में, और चैलेंजिंग द कास्ट सिस्टम। ठीक है, कास्ट सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आए, पहले कैसा हुआ करती थी पर अब क्या है चेंजेस, जो कास्ट सिस्टम में चेंजेस लाए गए हैं, पहले अनटचेबिलिटी थी, नेशनलिस्ट मूवमेंट क्या थी, और इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस कैसी हो गई है। अब ऐसे ही हमारे ज्योग्राफी में कुछ टॉपिक्स रहते हैं कि ज्योग्राफी को एक सोशल स्टडी की तरह देखना, कि हमारी नेचर, हमारी साइंस क्या है, हमारी आसपास की हमारी जो सराउंडिंग है, हमारी जो अर्थ है उसकी पूरी साइंस हमें पता लगाना, प्लैनेट्स के बारे में पता होना चाहिए, अर्थ इन द सोलर सिस्टम, अर्थ का क्या रोल है, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड किस डिग्री पे है वो ये पता होना चाहिए, ग्लोब के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, इन्वायरमेंट इन इट्स टोटलिटी यानी नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, एयर, वाटर और ह्यूमन इन्वायरमेंट जैसे कि सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, और रिसोर्सेज हो गए हमारे नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्सेज, और एग्रीकल्चर के बारे में, एग्रीकल्चरल कैसे पहले कैसा था अब कैसा है, कहाँ पे कौन सी हमारी खेती होती है, कहाँ पे कौन सी सॉइल है जो अच्छी है कौन सी फसल को उगाने के लिए, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर सिविक्स यानी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में हमें क्या क्या देखना है, डाइवर्सिटी को देखना है, गवर्नमेंट को देखना है, लोकल गवर्नमेंट में क्या क्या फॉर्म होता है, लोकल गवर्नमेंट को देखना है, जैसे राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, पार्लियामेंट्री नॉलेज पूरी होनी चाहिए, मेकिंग अ लिविंग, कैसे हम अर्निंग करते हैं, कैसे घर चलते हैं, कैसे सोसाइटीज चलती है, मतलब कैसे गवर्नमेंट चलाती है सोसाइटी को, डेमोक्रेसी, स्टेट गवर्नमेंट, अंडरस्टैंडिंग मीडिया यानी हमारा पूरा जो सोशल नेटवर्किंग है, जितनी भी हमारी मीडिया है, टेलीफोन्स वगैरह है, उसको अनपैकिंग, जेंडर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, जुडिशरी गवर्नमेंट, सोशल जस्टिस एंड मार्जिनलाइज सोसाइटी, इनके बारे में आपको पढ़ना होगा। तो ये आप 6, 7, 8, 9, 10 इस यहाँ तक की बुक्स एक बार देख लोगे तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा और आप इन टॉपिक्स को अच्छी तरह कवर अप कर पाओगे। इन्हीं में से ही बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, बिल्कुल नॉर्मल, हमारे थोड़ा सा एडवांस लेवल जाता है बस, तो आप इनको देख सकते हैं। फिर हमारा पेडागोजिकल पार्ट, वही जैसे हमारा साइंस में होता है ऐसे ही हमारे साइंस, सोशल साइंस का क्या नेचर रहता है, सोशल स्टडीज का क्या नेचर रहता है, क्या कंसेप्ट है सोशल स्टडीज का।
क्लासरूम में हम कैसे प्रोसेस करते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज हम यूज करते हैं पढ़ाने के लिए, क्या डिस्कोर्स रहता है टीचर और लर्नर्स के बीच में, टीचर्स कैसे एक्सप्लेन करती है सोशल साइंस को, क्या कैसे सोशल साइंस की, सोशल स्टडीज की क्रिटिकल थिंकिंग टीचर फोस्टर करती है क्लासरूम में, बच्चा कैसे क्रिटिकली डेवलप करता है, कैसे चीजों को समझता है, ज्योग्राफी में वो चीजों को कैसे देख रहा है, ग्लोब को वो कैसे समझ रहा है, क्या उसकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स कैसे डेवलप हो रही हैं, क्या इंक्वायरी और एम्पीरियल एविडेंस उसको मिल पा रहे हैं, टीचर क्या उनको कोई अगर जैसे हिस्ट्री की बात हो रही है तो क्या टीचर कोई फील्ड ट्रिप पे लेके जा रही है बच्चों को, ठीक है, उनको दिखाने के लिए कि हाँ ये चीज हमारी हिस्ट्री रह चुकी है, कि हम फील्ड ट्रिप्स पे लेके जा रहे हैं बच्चों को, म्यूजियम्स की हम उनको घुमा रहे हैं, म्यूजियम उनको बता रहे हैं कि कैसे ऐसे चीजें होती हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं सोशल साइंस और सोशल स्टडीज को पढ़ाते समय, क्या क्या हमें चीजों का ध्यान रखना होगा जब हम बच्चों को सोशल साइंस या सोशल स्टडीज पढ़ा रहे हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज को कैसे हम केटर कर रहे हैं क्लासरूम में, क्या क्या हम प्रोजेक्ट वर्क्स यूज कर रहे हैं, क्या टीचिंग लर्निंग एड्स यूज कर रहे हैं हम, कि टीचर ग्लोब के बारे में पढ़ा रही है तो क्या टीचर ग्लोब का यूज कर रही है क्लासरूम में, मैप्स का यूज कर रही है, या चार्ट्स से हम टीचर पढ़ा रही है, कोई वीडियो दिखा के टीचर पढ़ा रही है, और किस तरह से टीचर असेस कर रही है और इवेल्युएट कर रही है बच्चों को, इस चीज पे फोकस रहता है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी नई से नई वीडियोस आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके कि उनको क्या क्या पढ़ना है आने वाले सीटेट पेपर 2 में। और जल्दी से द ओजी क्लासेस को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।